नेक्स्ट टॉपिक है कोस्ट, थ्योरी ऑफ कोस्ट। कोस्ट के अंदर देखो क्या क्या आता है। ये क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो एक चीज़ पे, वो कोस्ट होती है। फिर है हमारे पास कोस्ट, हमारा शॉर्ट रन होती है और लॉन्ग रन होती है। शॉर्ट रन में हमारे पास ये सारे आ जाएंगी चीज़ें। तो देखो टोटल कोस्ट क्या होती है, फिक्स और वेरिएबल दोनों फैक्टर्स को जब हम मिलाते हैं शॉर्ट रन में, क्योंकि क्या होता है कि भाई देखो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, तो आपके पास फिक्स वेरिएबल भी होते हैं और आपके पास देखो आपके पास फिक्स फैक्टर भी होते हैं और आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप चीज़ें चेंज हो सके, इंक्रीज डिक्रीज हो सके, चेंज हो सके फैक्टर्स में। तो एक फैक्टर यहाँ पर एक फिक्स रहता है और एक क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये आपका फिक्स फैक्टर रहेगा और एक क्या रहेगा, वेरिएबल फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आपकी कैपिटल क्या रही है, ये क्या है, कैपिटल, ये आपकी फिक्स रही और ये आपकी लेबर है, चेंज हो रही है L से L1, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपकी इसके अंदर आती है शॉर्ट रन में। फिर आता है आपका लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं का मतलब क्या है कि यहाँ पर कैपिटल भी चेंज हो सकती है और लेबर भी चेंज हो सकती है, फिक्स फैक्टर भी चेंज होगा और वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होगा। लॉन्ग रन में आपके पास क्या होता है कि लॉन्ग रन में ना आपको इतना टाइम होता है कि फैक्टर्स क्या हो सके, चेंज हो सके, पर शॉर्ट रन में तो नहीं होता ना, शॉर्ट रन में इतना टाइम नहीं होता। तो हम अपने इसको शॉर्ट रन को हम वेरिएबल भी कहते हैं कि वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप है, और हम लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं, इट इज़ द कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप। प्रपोर्शन टाइप ये यहाँ पे होती है, ठीक है। लेट अस सी हियर। तो हमारे यहाँ पर फिक्स फैक्टर्स में जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होते। फिर आता है आपके पास एवरेज कोस्ट। एवरेज कोस्ट क्या होती है, हमारे पास एवरेज कोस्ट क्या होती है, टीसी, टोटल कोस्ट बाय में कितनी क्वांटिटी क्या हो रही है, कंज्यूम कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी लग रही है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, एवरेज कोस्ट। एवरेज कोस्ट में देखो फिक्स कोस्ट होती है और एक वेरिएबल कोस्ट होती है। फिक्स कोस्ट का कैसे बनता है, ये हाइपरबोला ऐसे जाता है, और ABC कैसे बनता है आपका, ये थोड़ा सा U टाइप होता है, तो ये क्या हुआ ABC, ये क्या है AFC। तो ये एवरेज कोस्ट के अंदर आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है देखो टोटल कोस्ट क्या है, इट इज़ द एनवेलप ऑफ द शॉर्ट पीरियड कोस्ट और लॉन्ग रन। लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। लॉन्ग रन का देखो ये ऐसे पूरा बनता है और इसके अंदर शॉर्ट रन की भी बहुत सारी क्या आती हैं, ये पूरे ऐसे डायग्राम बनते हैं। इसको हम लॉन्ग रन को प्लानिंग कर्व या फिर एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि फर्म कैन प्लान अकॉर्डिंगली सो दैट प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड एट द मिनिमम कोस्ट। क्योंकि इतना टाइम होता है, आप अच्छे से फर्म मैनेज कर सकती है कि कोस्ट मेरी कम से कम आए। फिर है मेरे पास सुपर नेचुरल प्रॉफिट होता है। तो मतलब देखो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब आपको सुपर नेचुरल प्रॉफिट हो रहा है तो आपका AR ज़्यादा है, जब आपकी नॉर्मल है तो दोनों AR और AC इक्वल हो जाएंगे। लॉसेस में क्या है, AC ज़्यादा है। बट एक पॉइंट जहाँ पर आप एवरेज कोस्ट, आप AVC भी बियर नहीं कर पा रहे ना, तो वहाँ पर सिचुएशन आ जाती है कि आप शट डाउन कर दो अपने बिजनेस को। जब तक आपकी एवरेज कोस्ट क्या हो रही है, बियर कर पा रही है फर्म, तब तक तो फर्म चलेगी। अगर एवरेज कोस्ट भी बियर नहीं कर पा रही, मतलब AVC भी बियर नहीं कर पा रही, तो भाई फर्म को स्टॉप कर देना चाहिए। यही सारी सेम चीज़ें हैं। AC और MC का रिलेशनशिप भी बता रखा है कि AC और MC का क्या रिलेशन है, वो हम पढ़ चुके हैं वैसे पहले। कि देखो ये आपका AC हो गया जैसे मान लो, और ये आपका MC हो गया। MC क्या करता है, AC को बिलो पॉइंट से कट करता है, ठीक है। जब ये क्या कर रहे हैं, जब AC क्या है डिक्रीज हो, सॉरी जब MC क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो
AC उससे ज़्यादा है, AC इज ग्रेटर देन MC। जब फिर MC इसको क्या है, मिनिमम पॉइंट से कट कर रहा है, फिर उसके बाद जब MC इंक्रीज हो रहा है तो MC क्या है, ग्रेटर देन AC है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है कि जब एवरेज कॉस्ट क्या है, फुल फॉलिंग, तो AC ज़्यादा है। देखो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट के हिसाब से ले रखा है कि जब एवरेज कॉस्ट क्या है, गिर रही है, तो एवरेज कॉस्ट अभी ऊपर है उससे। फिर उसके बाद मिनिमम पॉइंट पे कट कर दिया, फिर उसके बाद जब एवरेज कॉस्ट क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो MC उससे ज़्यादा है। ये रिलेशनशिप रहता है इन दोनों के बीच में। फिर इन दोनों के TC और MC के बीच में रिलेशन है कि देखो TC क्या कैसे बनाया था हमने यहाँ पर, ये देखो रिलेशनशिप ये वाला, ठीक है। अब TC का भी क्या है, MC के उसके ऊपर होता है, जब तक MC क्या है, इंक्रीज हो रहा है, MC जब तक इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, तो TC इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। फिर जब MC कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है। जब MC क्या है, डिमिनिशिंग, MC क्या है, देखो यहाँ पर, जब यहाँ पर आया MC जब क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग TC इंक्रीज होता है एट द डिमिनिशिंग रेट। फिर आता है हमारे पास AC। अब AC को हम यू शेप्ड कहते हैं, है ना, कि AC यू शेप्ड होता है। किन किन वजह से, क्या क्या एजम्पशंस रहती हैं। सबसे पहले लॉन्ग रन में क्या रहता है कि ग्रेटर डिवीजन होता है लेबर का, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, डिस इकोनॉमी लार्ज लेवल पे होती है। इस वजह से ये चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट पे जब तक वो AC डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट रिटर्न, फिर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, इट मीन्स कि भाई डिस इकोनॉमी हो रही है यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। डिफिकल्ट टू मैनेज द फॉर्म इफेक्टिवली, ये सब चीज़ें हैं। फिर है इसके अंदर इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कि भाई देखो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि अच्छे से आपके पास लेबर है, टेक्निकल इकोनॉमीज है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ वो गुड्स है। डिस इकोनॉमी यानी कि भाई डे टू डे आप चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, पेपर वर्क नहीं कर पा रहे, तो ये सब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आ जाता है। अब शॉर्ट रन में आपके पास क्या है, यहाँ पर देखो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो यहाँ पर ऐसे फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये जो ऐसे यहाँ पर वेरी कर रही है। AC कैसे होता है, ऐसे। AVC कैसे था, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ठीक है। MC भी यहाँ से ऐसे स्टार्ट होकर ऐसे चला जाएगा। और AFC आपका क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो AC देखो MC और AC और AP और MP इनका सेम टाइप में ही रिलेशनशिप है, बस बात इतनी है कि MC कट करता है फ्रॉम द बिलो पॉइंट और MP कट करता है एकदम एट द मैक्सिमम पॉइंट। फिर आपके पास अब ये चीज़ें आती है कंपटीशन, ये भी मार्केट वाली चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है कि परफेक्ट कंपटीशन, ये मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली और ओलिगोपोली। तो इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, जहाँ पर क्या है, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, और सब क्या है, सेम क्वांटिटी पे गुड को भी सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट बेच रहे हैं। अगर आपने एक शॉप से गुड को लिया तो आप दूसरी शॉप पे जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको सेम प्राइस पे ही गुड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फ्री एंट्री और एग्जिट रहती है, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें कि भाई नहीं बेच सकते ये वो। सेलिंग कॉस्ट भी इतनी नहीं लगती, गवर्नमेंट की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट इतनी क्या है, दखलंदाजी नहीं करती। क्यों? क्योंकि फेयर प्राइसेस हैं यहाँ पर। सेम चीज़ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं क्योंकि सब एक जैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर फर्म्स क्या होती हैं, फर्म्स क्या है, प्राइस टेकर है। प्राइस कौन करता है सेट, इंडस्ट्री सेट करती है, और फर्म क्या है, प्राइस टेकर है। बाकी और उसमें हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर मेकर है क्या है। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में टेकर है। यहाँ पर क्या है, सेलर और बायर को दोनों को क्या है, परफेक्ट नॉलेज होती है। मोबिलिटी भी रहती है कि अच्छे से हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ नहीं आती।
गवर्नमेंट की इतनी रेगुलेशन नहीं होती और प्राइस भी यूनिफॉर्म होते हैं। यहाँ पर कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में फिर आगे हमारे हमने ये भी पढ़ा था कि देखो ये कैसे बनता है। परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास ऐसे फॉर्म बनेगा, ए आर इज इक्वल टू में एम आर, ऐसे रहता है हमारा। ये चीज़ें सब चीज़ें इक्वल होती हैं, इज इक्वल टू में एम सी, इज इक्वल टू में सी, सब यहाँ पर रहेंगी। और देखो शॉर्ट रन में आपको परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो सकता है, सुपर नेचुरल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी होंगे, लॉसेस भी हो सकते हैं और शट डाउन भी हो सकता है। पर लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट इसमें क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट क्यों? क्योंकि एंट्री और एग्जिट फ्री है, मतलब कोई भी आ सकता है लॉन्ग रन में, कोई भी जा सकता है। तो जैसे फर्म क्या है परफेक्ट कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसको देख के और फर्म्स भी एंटर हो जाएंगी, और फर्म्स एंटर हो जाएंगी तो भाई कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा तो वही कहीं ना कहीं बैलेंस में रह जाएगा और आपको कहीं ना कहीं सबको क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। जब सुपर नॉर्मल होगा तो सारी और एंटर कर जाएंगी, सारी एंटर कर जाएंगी तो भाई नॉर्मल प्रॉफिट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन। फिर देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसने क्या बोला कि देखो यहाँ पर फॉर्म्स क्या है, प्राइस टेकर रहती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा इनका वो रहता है, एम आर इज इक्वल टू में एम सी, फ्री एग्जिट एंट्री है तो यानी कि ए आर इज इक्वल टू ए सी। देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहता है, फ्री एंट्री एग्जिट है, यहाँ पर हमने पढ़ा देखो फ्री एंट्री एग्जिट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा, जब एम आर इज इक्वल टू में एम सी होगा। जब ए आर इज इक्वल टू में ए सी है यानी कि यहाँ पर फ्री एंट्री एग्जिट है, फ्री एंट्री है। डन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पर इसको हम रफ में अगर समझें, मोनोपोलिस्टिक यानी कि यहाँ पर क्या है, क्लॉज सब्स्टिट्यूट रहते हैं कि भाई ठीक है आप थोड़ा सा अलग सा प्रोडक्ट बेच रहे हो पर कहीं ना कहीं क्लोज सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं। देखो अगर हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन हो, जब आप नेसेसिटीज़ की कुछ चीज़ें बेच रहे होते हो, जैसे कि आप सॉल्ट है या वो है, तो कहीं पे भी जाओगे तो आपको सॉल्ट, अब मान लो टाटा की सॉल्ट खरीद रहे हो, टाटा कंपनी की, तो आपको सॉल्ट क्या है हर दुकान पे ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही मिल जाएगी, तो हम उसको परफेक्ट कंपटीशन में ले सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक में क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके इतने क्या है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन रहता है, थोड़े से क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी रहते हैं कि उसके जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, लार्ज बायर लार्ज कंज्यूमर्स होते हैं, कहीं ना कहीं प्राइस पे भी क्या है पार्शियल कंट्रोल रहता है, अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं वो। फ्री एंट्री एग्जिट यहाँ पर भी रहती है, फ्री एंट्री एग्जिट होगी तो मतलब कहीं ना कहीं उनको भी नॉर्मल प्रॉफिट टाइप में ही होगा। फिर है कि मोबिलिटी लिमिटेड रहती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में हमारा डिमांड कर्व क्या था, परफेक्टली इलास्टिक था। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। पर यहाँ पर क्या रहेगा, मोर इलास्टिक, यानी कि यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे, जबकि मोनोपोली में क्या रहता है, थोड़ा सा स्टीपर सा रहता है ऐसे। तो ये मोनोपोली में रहता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। पर यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं कि आप जैसा प्रोडक्ट बना रहे हो उसके जैसा आपको कहीं ना कहीं और प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा फ्लैटर सा ये डिमांड कर्व बनता है, ऐसा आपका कर्व बनता है। ठीक है, मोर इलास्टिक, यहाँ पर क्या था, लेस इलास्टिक। गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस रहती हैं, प्राइस यूनिफॉर्म नहीं रहते, कोई कुछ चार्ज कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कंपटीशन चलता है, नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ों को याद रखना कि एक्सेस कैपेसिटी होती है कि बहुत सारे अलग अलग लेवल के भी कुछ क्या कर रही होती है, फॉर्म प्रोड्यूस कर रही होती है,
जैसे कि लक्स, गोदरेज, एक ही कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो बहुत कुछ प्रोडक्शन लेवल क्या रहता है यहाँ पर, लो पर मतलब एक्सेस कैपेसिटी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट भी कंपनी क्या करती है, प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि प्रोडक्शन लेवल लो रहे बेशक, पर यहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट की जाती हैं कि भाई ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। मोनोपोली में क्या रहता है, मोनोपोली यानी कि यहाँ पर क्या है, एक सिंगल फर्म का राज है, मतलब कि नो क्लोज सब्सिट्यूट्स, कोई क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक सिंगल फर्म होती है, और बायर्स भी क्या होते हैं, थोड़े से स्मॉल साइज में, लार्ज होते हैं, सॉरी लार्ज साइज में होते हैं, पर यहाँ पर सेलर एक ही है। जैसे अभी अगर मान लो हम उसमें लें एग्जाम्पल, अभी तो मोबाइल फ़ोन्स की कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे कि एयरटेल हो गई, या फिर और भी हो गई, क्या बोलते हैं, वोडाफोन, आइडिया, BSNL। पर कहीं ना कहीं एक टाइम पे क्या था, सिर्फ एक टाइम पे कुछ पर्टिकुलर ही थी। अभी भी इन फर्म्स की कहीं ना कहीं क्या है, मोनोपोली है। क्योंकि इंडिया में बेसिकली आपको क्या दिखता है, इंडिया में आपको क्या दिखता है, एयरटेल दिखता है, किसी के पास भी हो, हाँ जी भाई कौन सी सिम है, एयरटेल की सिम है। या फिर मोस्टली लोगों के पास क्या दिखती थी आपको, जियो की सिम। जियो ने एकदम से अट्रैक्ट कर लिया था लोगों को। और थर्ड ऑप्शन पे आपको वोडाफोन दिख जाएगा। वोडाफोन के भी दो थोड़ी सी कम हो गई हैं, बट सबसे ज़्यादा आपको जियो और एयरटेल दिख जाएगा। एयरटेल तो अब ऐसे ऐसे ऑफर्स भी प्रोवाइड करने लग गया है, परप्लेक्सिटी और ये सब। तो भाई क्या है, अट्रैक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन फर्म्स की हम मोनोपोली मान के चल सकते हैं, पर मोनोपोली होना थोड़ी सी गलत बात भी है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ इन फर्म्स की मोनोपोली होगी तो भाई ये तो एक्सेसिव प्राइस चार्ज करने लग जाएंगे आपको लास्ट में, कि भाई अपनी मर्जी से कि भाई हमें एक रिचार्ज जो आपको 599 में हो रहा है वो 1000 में कर देंगे, तो एक ये रिस्क रहता है। फिर है एंट्री बैरियर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है। एयरटेल क्या है, अब एयरटेल देखो, अभी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये क्या कर देती हैं इन्होंने, अब देखो रिसेंटली हमें क्या दिया, परप्लेक्सिटी का AI, परप्लेक्सिटी का फ्री में दे दिया एयरटेल यूजर्स को। अब ये तो दे दिया, अब यही कोई छोटी सी कंपनी है, जैसे मान लो BSNL है, BSNL ने भी बहुत ऐसे अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड करे हैं, दो उनकी थोड़ी रेंज नहीं आती, इसमें दिक्कत है मेन। तो कुछ और कोई छोटी सी न्यू कंपनी है, क्या वो इतना हाई पैकेज वाली आपको प्रोवाइड कर सकती है? क्या कोई और कंपनी इतना हाई, जो हाई लेवल है प्रोडक्ट का, वो प्रोवाइड कर पाएगी? नहीं, नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए क्या रहता है यहाँ पर, ये इतना कंपटीशन है, मतलब कि क्या है, एंट्री बैरियर है कि इतना नहीं कर पाएंगे वो। और अब इसमें देखो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और ये सब चीज़ें भी क्या रहती हैं, हाई रहती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, फिर आता है हमारे पास कि यहाँ पर फ्यू सेलिंग कॉस्ट भी रहती है, प्राइस मेकर होती है कंपनी, भाई वो फिक्स प्राइस होते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन है, मोबिलिटी भी इम्परफेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, हाँ जी पूरी होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेस इलास्टिक होता है, मैंने बताया। गवर्नमेंट की बहुत सारी रेगुलेशन होती है, बट यहाँ पर मोनोपोली की होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ये चीज़ भी याद रखना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आप किसी से कुछ चार्ज कर रहे हो, किसी से कुछ कितने पैसे चार्ज कर रहे हो। तो अब ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी मोनोपोली है। मोनोपोली होगी, सिर्फ तुम ही, सपोज तुम्हारे मोहल्ले में तुम ही हो जिसके पास क्या है, एक ऐसी गैजेट है जिससे आप क्या कर सकते हो, दूसरे सिटी में 1 मिनट में जा सकते हो, सपोज ऐसी गैजेट है, हाइपोथेटिकल। तो अब सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम्हारे मोहल्ले में। अब लोगों क्या है, तुम उन्हें बोलोगे ना कि 1000 रुपये दे दो, मान जाएंगे। तुम कहो 5000 दे दो, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सिर्फ 5000 में भी तुम्हें एक टाइम पे जाने के लिए दे देंगे। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं मोनोपोली की वजह से, क्योंकि वो चीज़ कोई और प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, पर लोगों को चाहिए वो चीज़। तुम अगर, तुम्हारे पास सपोज ऐसी दवाई आ जाए जिससे पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं, कोई बीमारी ना हो कोई, तो तुम्हें क्या लगता है 1000 रुपये में बेचोगे तुम वो चीज़? नहीं। अगर तुम उसे 10 लाख में भी बेचोगे ना, तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो तुम्हारी इस चीज़ को 10 लाख में खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मोनोपोली है, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जो तुम लोगों को क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो।
तुम बेच सकते हो और तुम उससे क्या कर रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो। तो मोनोपोली में यही सब चीज़ें रहती हैं कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रहता है कि आप किसी को किसी में, अब सपोज आपने एक वही चीज़ अपने दोस्त को 10 रुपए में बेच दी हो, दूसरों को 10,000 में बेच रहे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मोनोपोली है, तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए। अगर किसी फर्म का मोनोपोली हो रही है ना, तो वो आपको लूट लेगी, ये वाली चीज़ रहती है। फिर रहता है हमारे पास नो सप्लाई कर, यहाँ पर सप्लाई कर नहीं होता। सप्लाई कर का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस सेटर है कंपनी, वो अपने खुद ही प्राइस सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सप्लाई कर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये प्राइस सेटर है, प्राइस टेकर नहीं है, ये प्राइस मेकर है। सोशल कॉस्ट रहती है कि डेफिनेटली यार अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो तो तुम सोसाइटी को ध्यान में नहीं रख रहे, तो यहाँ पर डेड वेट लॉस या सोशल कॉस्ट हमेशा रहती है। फिर है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या है, कुछ फ्यू सेलर्स होते हैं, लार्ज बायर्स होते हैं, यहाँ पर कुछ क्लोज सब्सिट्यूट्स भी होते हैं। यहाँ पर आप होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बेच सकते हो और यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड भी। यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी होती है कि आप रिजिड अपना प्राइस कर देते हो। कहीं ना कहीं लोग जो मतलब यहाँ पर और फर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ जाता है कि अगर आप क्या कर रहे हो ओलिगोपोली से, आप अपना प्राइस अगर क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो ना, तो फर्म्स ऐसी मिलेंगी जो अपना प्राइस कम कर देंगी, जो आपकी जैसी हैं। अगर आप अपना प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो फर्म्स इंक्रीज नहीं करेंगी ओलिगोपोली में। क्यों? क्योंकि वो कहेंगी कि भैया इंक्रीज कर रहा है तो मेरा तो इतना रहेगा, तो मेरे पास लोग आएंगे। तो ये रहती है चीज़। सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि बहुत हाई टाइप के प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो एंट्री एग्जिट रहती है, यहाँ पर कोई भी कर सकता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी है, ज़्यादा ऐसे नहीं हो पाता इधर उधर। वहाँ पे तो क्या था कि बहुत सारे परफेक्ट कंपटीशन थी, तो रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल थे। फिर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रहती है। किंग डिमांड कर्व होता है। किंग डिमांड कर्व यानी कि यहाँ पर ऐसे आके, ये मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर रखा है, ये देखो, ये रहा। यहाँ पर एमसी क्या है, यहाँ पर ऐसी शेप्ड में है, थोड़ा ऐसे जाके ऐसे, और एम आर बीच में से ऐसे यहाँ पर टूटा हुआ है, और फिर ये एमसी यहाँ पर आ गया, ये ए आर था ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एमसी क्या है, चेंज आउटपुट। ये देखो यहाँ पर ऐसे 3 कट जा रहे हैं, प्राइस आपका क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। शॉर्ट रन में आपको कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है, लॉन्ग रन में मोनोपोली कह रही हूँ, ओलिगोपोली में सुपर नेचुरल प्रॉफिट होते हैं। याद रखना, ओलिगोपोली में आपको सुपर नेचुरल प्रॉफिट होते हैं, जबकि मोनोपोलिस्टिक में और आपकी परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे थे। पर मोनोपोली और ओलिगोपोली में लॉन्ग रन में आपको सुपर नेचुरल प्रॉफिट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री एग्जिट में बैरियर होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी हाई है, ब्रांड लॉयल्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इंटरडिपेंडेंस बहुत होती है फर्म्स की। इंटरडिपेंडेंस प्राइस में थोड़ी बहुत रहती है, पर अगर वैसे आपको एमसीक्यू आया और पूछा जाए कि भाई क्या चीज़ रहती है, तो कहीं ना कहीं फर्म्स के बीच में रिजिडिटी रहती है, फर्म्स के बीच में थोड़ा सा कंपटीशन टाइप में रहता है। तो यहाँ पर मोनोपोली में हमने बात करा कि देखो यहाँ पर स्टीपर है, यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक में फ्लैटर है। शॉर्ट रन में देखो, शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में आपको क्या होगा, सब चीज़ें होंगी, सुपर नेचुरल, नॉर्मल, लॉसेस भी, शट डाउन भी। मोनोपोली में क्या रहेगा, शॉर्ट रन में लॉसेस तक रहेंगे, शट डाउन नहीं होगा। ओलिगोपोली में भी शट डाउन नहीं होगा। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, शट डाउन की सिचुएशन ना सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में आएगी शॉर्ट रन में। बाकी सारा अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक में नॉर्मल प्रॉफिट, और इन दोनों में क्या रहेगा, सुपर नेचुरल प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर हमने बोला किंग डिमांड कर्व है। किंग डिमांड कर्व यहाँ पर ओलिगोपोली में है बिकॉज ऑफ द सेगमेंट अबव प्रिवेलिंग प्राइस इज हाईली इलास्टिक। यहाँ पर क्योंकि क्या है, प्राइस जो है उससे जो आपकी जिस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिक है। क्या बहुत महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हो तो भाई फिर लोग तो सोचेंगे ना खरीदने के लिए कि मतलब एकदम से वो हो जाएगा तो। और जो सेगमेंट देखो यहाँ पर क्या है, ऐसी सेगमेंट है ये जो हमारा यहाँ पे ऐसे डिमांड कर ऐसे आ रहा था हमारा यार, ये वाली जो सेगमेंट है यहाँ पर क्या है, लोग हाईली इलास्टिक वाले लोग हैं। यहाँ पर इन इलास्टिक की जो आपके कट्टर फैन ही है भाई, वो तो खरीदेंगे आपकी कितने भी कंपटीशन हो जाए हाई। फिर है अब मोनोपोली, कि मोनोपोली क्यों होती है। देखो, या तो गवर्नमेंट ने आपका साथ में ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि भाई
लाइसेंस दे दिया आपको कि सिर्फ आप ही उस चीज़ को बेच सकते हो। आपका रॉ मटेरियल पे कुछ कंट्रोल है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल जो चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए वो सिर्फ आपके पास है। आपने पेटेंट करा लिया, लोग पेटेंट करा लेते हैं कि भाई ये मेरा हो गया, अब उसको कोई और नहीं कर सकता प्रोड्यूस, या फिर आपकी परमिशन चाहिए होगी। टेक्निकल बैरियर्स हैं कि कोई और उस चीज़ को नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, टेक्नोलॉजी आए फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इतने में तो आप और आगे पहुंच जाओगे। हिस्टोरिकल लैग है कि भाई आपको हिस्ट्री दादा परदादे ही आपके ये सब काम कर रहे हैं, तो आपको इसमें एक मोनोपोली मिली हुई है। फिर और चीज़ें हैं कि भाई प्राइस, अनफेयर प्राइस कंपटीशन है। फिर अनफेयर कंपटीशन यानी कि प्राइस आपने ऐसा सेट कर रखा है कि भाई आप तो बियर कर पा रहे हो और कोई लोग उस कम प्राइस पे नहीं सेल कर पाएगी, कोई और कंपनी आई तो। कैपिटल साइज़ है आपका, आपके पास भी ज़्यादा कैपिटल है, बिजनेस मर्जर, आपने किसी और से मर्जर करके अपना फ़ायदा उठा रहे हो। ओलिगोपोली के क्या कोजेज होते हैं? अब ओलिगोपोली यानी कि महंगे में थोड़ा बेच रहे हो, वहाँ यहाँ पर और भी हैं लोग, मोनोपोली में था और नहीं है। ओलिगोपोली में क्या है? इनोवेशन, आप कोई ऐसी चीज़ ले आए जो बहुत ही एकदम अलग है। फिर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल है यहाँ पर कि आप अच्छे से वो बेच रहे हो। फिर है कंट्रोल ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज कि आपके पास ऐसे रिसोर्सेज का कंट्रोल है, लीगल चीज़ें हैं, पेटेंट है, मर्जर है, वही सेम वाली चीज़ें थोड़ी आ जाएंगी। ओलिगोपोली के अब मॉडल क्या है? सबसे पहला मॉडल है कॉर्नट मॉडल। कॉर्नट मॉडल क्या कहता है? यहाँ पर देखो, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं, यहाँ पर नहीं है। ओलिगोपोली का फर्स्ट मॉडल कॉर्नट मॉडल क्या कहता है? यहाँ पर ये ना फर्म क्या करती है, देख नहीं पाती, मतलब दो जो फर्म्स होती हैं दोनों क्या है, एक बैलेंस पे नहीं आ पाती। एक फर्म अपने प्राइस आउटपुट को इंक्रीज करती है तो सोचती है कि भाई दूसरी फर्म अपना क्या है आउटपुट को नहीं करेगी, मतलब नहीं दूसरी चेंज करेगी, तो ऐसी रियलाइज ही नहीं करते वो इंटरडिपेंडेंस और चेंज करते रहते हैं। तो एक ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पर वो 1/3 आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे अगर वो कम्पीट ही करते रहते हैं। अगर वो एग्रीमेंट में पहुंच जाती है दोनों फर्म में तो दुबई यहाँ पर 2/3 ऑफ मार्केट डिमांड को कर पाएंगे। अगर दोनों उसमें पहुंच जाती हैं कि हाँ भाई चल ठीक है, हम दोनों अपनी इंटरडिपेंडेंस रियलाइज कर देते हैं कि भी दोनों को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो 1/2 दोनों, हाफ हाफ दोनों के हिस्से में आएगा, नहीं तो 2/3 आएगा जो हिस्सा जिस डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। फिर आता है बर्टन मॉडल जो जोसेफ बर्टन ने 1883 में दिया था। ये था कॉर्नट मॉडल 1838 में। कॉर्नट 1838 में आया था, बर्टन 1883 में। ऐसे हम रिएक्शन कर्व भी कहते हैं। वहाँ पर तो आउटपुट रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर क्या है प्राइस रियलाइज नहीं कर पा रहे। एक फर्म है इंक्रीज करती जाती है, यहाँ पर क्या है कोई भी, मतलब यहाँ पर इनके पास एक अजम्पशन होती है कि भाई आपके पास अनलिमिटेड है, आप कितना भी प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, तो भाई वो क्या है डिक्रीज कर सकते हो। तो ये फर्म में क्या है डिक्रीज करती रहती है प्राइस, सोचते हैं कि दूसरी वाली फर्म डिक्रीज नहीं करेगी, तो दोनों डिक्रीज करते 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 ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे भाई कि भाई कहीं ना कहीं एंटायर आउटपुट एट जीरो प्राइस पे बेचने लग जाएंगे। तो यहाँ अगर वो एग्रीमेंट में कर जाते हैं तो भाई ज्वाइंटली उनको फ़ायदा होगा, दोनों के हिस्से में अच्छा आएगा। नहीं करते तो फिर वो सिचुएशन वही रहेगी कि प्राइस लोअर ही करते रहोगे भाई तुम। फिर है एजवर्थ मॉडल 1897 में आया। एजवर्थ में क्या था कि प्राइस अंडर डुओपोली इज अनस्टेबल एंड अनडिटरमाइंड। यहाँ पर क्या है, दोनों फर्म्स क्या है कहीं ना कहीं क्या है ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर ये क्या है होमोजीनियस प्रोडक्ट को कर रहे हैं, दो फर्म्स हैं और ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनको लग रही है। यहाँ पर ये चीज़ एज्यूम करी जा रही है और यहाँ पर ये क्या है मैक्सिमम आउटपुट रेट पे अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर एक फर्म क्या है यहाँ पर अपना प्राइस कॉन्स्टेंट रख रही है और फर्म क्या है मैक्सिमम आउटपुट रेट प्रोड्यूस कर रही है। फिर आता है हमारे पास प्राइस पेनिट्रेशन में क्या है कि यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग में ही आप पेनिट्रेट कर रहे हो मार्केट को, आप क्या कर रहे हो लोअर प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो। क्यों? क्योंकि ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सको अपने प्रोडक्ट की तरफ। अब जैसे ऐसी कोई मार्केट है जहाँ पर जिसके क्लोज सब्सिट्यूट है तो भाई यहाँ पर लो क्रॉस इलास्टिसिटी रहेगी। ऐसे प्रोडक्ट को आप करते हो जहाँ पर कोई क्लोज सब्सिट्यूट ज़्यादा नहीं है, उसमें आप मार्केट पेनिट्रेशन कर सकते हो कि भाई आप लो प्राइस पे फटाफट से कर दिया। फिर ऐसा कुछ है, ठीक है। पीक लोड मतलब कि ऐसा पीक सीजन आया दिवाली वगैरह तो वहाँ पर आपने क्या कर दिया हाई प्राइस पे अपने उसको बेच लिया। अब दिवाली नहीं है या राखी नहीं है तो बस जो ब्रेसलेट थे आप वही ब्रेसलेट एज अ फैशन थिंग बेच रहे हो, बट आप उसको क्या कर रहे हो
आप उसको थोड़े से लो प्राइस पे सेट कर रहे हो, बट जब पीक सीजन आता है तो मिठाइयाँ भी क्या होती हैं, महंगी हो जाती हैं। फिर है स्कीमिंग प्राइस की, स्टार्टिंग में आप इतना स्कीम पूरी जो मलाई है मार्केट की उसको खा जाते हो, इतने हाई प्राइसेस पे प्रोडक्ट को बेचते हो कि स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट ले लेते हो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट आपका क्योंकि अलग है, इनइलास्टिक डिमांड है, लोग फिर भी आपको कंज्यूम करेंगे अगर आप चाहे कितने में भी करो। किंग डिमांड कर वही वाला है जो हमने पढ़ा, ओलिगोपोली में होता है ये, फर्म इज़ नॉट फॉलोड बाय अदर्स, उन्हें लगता है कि दूसरी फर्म उन्हें फॉलो नहीं करेंगी। फिर उसके बाद राइवल्स क्या करते हैं, वही चीज़ है कि अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो मैच करेंगे, अगर आप अपना प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो राइवल्स मैच नहीं करेंगे, वो अपना प्राइस डिक्रीज नहीं करेंगे। चैम्बरलिन का क्या है, चैम्बरलिन मॉडल ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई इंटरडिपेंडेंस है। स्टैगबर्ग मॉडल में क्या है, दो फर्म्स हैं, एक फर्म क्या है, लीडर है, और एक क्या रहती है, फॉलोवर रहती है, रिएक्शन फर्म्स होती हैं यहाँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि देखो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, पर्सनली आप किसी से अलग अलग लोगों से करो, एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग सेट करो कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हो, दिल्ली में अलग प्राइस पे बेच रहे हो। यूज़ क्या है कि प्राइस यूज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइजेस आप सेट कर रहे हो कि बिजली सपोज मॉर्निंग में कुछ और, रात को कुछ और प्राइस सेट किया जाए, टाइम अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। और यूज़ के अकॉर्डिंग यानी कि प्राइजेस ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि अगर जैसे प्रोडक्ट सपोज एक दही है, दही आपको मार्केट में किसी और प्राइस पे मिलेगी, दूध आपको किसी और प्राइस पे मिलेगा, पनीर आपको किसी और प्राइस पे मिलेगा, तो ये यूजेस हो गए। फिर है डिग्री कि अब देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 डिग्री का होता है। सबसे पहला कि आप पर्सनलाइज प्राइसिंग होती है, यहाँ पर ज़्यादा कोई भी कंज्यूमर सर्प्लस नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। सेकेंड में यूज़ के अकॉर्डिंग होता है कि थोड़ा सा क्या है, डिस्काउंट दिए जाते हैं, थोड़ी सी रहती है फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड में टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ग्रुप से आप डिफरेंट चार्ज करते हो, कि डोमेस्टिक लोगों से हाई चार्ज कर दिया, फोर्थ में आप लो में जाके बेच रहे हो। ठीक है, अब रीजंस क्या होते हैं यहाँ पर इसके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, हमने वही पढ़ा कि मोनोपोली है इसलिए सेपरेट मार्केट है, कि भाई मार्केट भी क्या है, थोड़ी अलग है। इलास्टिसिटी, अगर मान लो इन इलास्टिक डिमांड है तो भाई आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाओगे, आपको कम ही चार्ज करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर कि भाई आप उस पर थोड़ा सा ऐसा एक्सपेंडिचर, मिनिमम एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो कि लोग कर देते हैं कि चल ठीक है ना यार, यहाँ पे ले लेते हैं। फिर रहता है कि लीगल चीज़ें आपके पास, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी टू अदर, कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो गुड को, ठीक है, कि दैट इज़ मेड टू ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर आने पे आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो, कि आपके पास एक टेक्निकल, कहीं ना कहीं टेक्निकल बैरियर है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों से आपको अलग कर रही हैं, तो आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कि लोग इग्नोरेंट है, जो मिल रहा है ले लिया, पर अगर लोगों को पता है कि ये चीज़ तो यहाँ पर सस्ते मिल रही है, क्यों खरीदेंगे फिर वो तुमसे, नहीं खरीदेंगे। ठीक है, डंपिंग, अब डंपिंग क्या होता है, जब आप फॉरेन में क्या है, लो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो और डोमेस्टिक में हाई प्राइस पे आप बेच रहे हो, तो ये होती है डंपिंग। ठीक है, फिर है मार्केट सेगमेंटेशन, कि मार्केट सेगमेंटेशन यानी कि मार्केट में क्या रहता है, मार्केट सेगमेंटेशन की कुछ कंडीशंस रहती हैं कि आइडेंटिफिकेबल, मार्केट सेगमेंटेशन कैसा होना चाहिए, मैड्स होना चाहिए, कि मेजरेबल, एसेसेबल, मीनिंगफुल और वॉयबल, की डिफ्रेंशिएट, कुछ डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए, तो ही मार्केट आप अलग कर सकोगे। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, कि भाई जो अपनी भलाई देख सके, जिसे पता है कि ये प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट चॉइसेस है उसकी, ठीक है, फिक्स प्रेफरेंसेस है, ऑप्टिमल चॉइसेस है, प्राइस क्या है, डिमांड से वो इफेक्ट हो रहा है, उसको क्लैरिटी है कि मुझे ये चाहिए, सेल्फिश मोटिव है थोड़ा उसका ये मोटिव है कि मुझे फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारा वो है जो हम सारे मॉडल्स पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सा देख लेना है यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या था कि आउटपुट की रियलाइजेशन नहीं हो रही थी, चैम्बरलिन में कि ठीक है उन रियलाइजेशन हुई, बर्टन में प्राइस कांस्टेंट रख रहे थे, उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ। इक्विनन में क्या है, नोट हैव अनलिमिटेड कैपेसिटी, यहाँ पर बर्टन में क्या था, अनलिमिटेड कैपेसिटी है कि आप कितने से भी कम प्राइस पे आप बेच दो अपने प्रोडक्ट को। इसने बोला नहीं, यहाँ पर लिमिटेड वो नहीं है आपके पास, यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर प्राइस आपका परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक के बीच में रहता है। एजबर्ट में क्या रहेगा, प्राइस परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक फर्म के बीच में। यहाँ पर बर्टेंट में परफेक्ट रहेगा क्योंकि लो में बेच रहे हो। यहाँ पर क्या था कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में रहेगा क्योंकि आप आउटपुट कम करके बेच रहे हो। फिर आता है आईसी कर्व। आईसी कर्व के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई आईसी कर्व कन्वेक्स होता है, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है, एमआरएस की वजह से होता है क्योंकि एमआरएस डिक्रीज हो रहा है। गोसन का फर्स्ट लुक क्या था कि एमयू क्या है, डिक्रीज हो रहा है। सेकंड है कि भाई दोनों
यहाँ पर क्या है, एक भी मार्जिनल यूटिलिटी है, और थर्ड क्या है, स्कार्सिटी इज द प्रीकंडीशन। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक यानी कि कोई रिस्क आपका जो सिस्टम में घुस गया, जब सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है ना, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ही ऐसी निकले कि भाई आप कुछ भी चाह रहे हो, रिफॉर्म नहीं हो पा रहे, आपकी भलाई की ना सोचे, तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है उस चीज़ को ठीक करना। अगर गवर्नमेंट ही अच्छी हो तो आप कर सकते हो, तो वो सिस्टम में रिस्क है तो बड़ी डिफिकल्टी है, थोड़ी अनकंट्रोलेबल रिस्क है। अनसिस्टमेटिक रिस्क जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, देखो सिस्टमेटिक रिस्क आप एसेट एलोकेशन करके कर सकते हो, थोड़ा अवॉइड। यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट का रिस्क हो गया, मार्केट का रिस्क, जो कंपनी से बाहर की बातें होगी। इंटरनल बातें अनसिस्टमेटिक रिस्क होती हैं, जैसे बिजनेस का रिस्क हो गया, आप थोड़ा प्रोफाइल को डाइवर्सिफिकेशन करके आप रिस्क को कम कर सकते हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जिससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, इनकम डिक्रीज हो जाती है, पर आप इसको बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड नहीं करते। ये क्या है, एक्सप्लिसिट हैज़ मेजरेबल कॉस्ट टू फर्म, जैसे कि आपने कोई एसेट परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट रहती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, वो भी हम ये तो आपको वाला कॉन्सेप्ट आ गया फाइनेंस वाला। प्रॉफिट में क्या है कि फर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहती है, वेल्थ में क्या है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता, यहाँ पे और चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है। इकोनॉमिक कॉस्ट में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये आपके वैसे ये ब्रीफ डायग्राम्स हैं ये वाले। डंपिंग देखो, अब 4 टाइप की होती है। प्रीडेटरी डंपिंग यानी कि आप अपने परमानेंट होती है, जो आप क्या है गुड्स को लो प्राइसेस पे फॉरेन में सेल कर रहे हो। स्पोरेडिक यानी कि टेम्परेरी, कि भाई आपकी कुछ ऐसी चीज़ें रह गई कि आपके देश में कुछ चीज़ें अनसोल्ड रहेगी, तो आप बाहर भेज देते हो कि टेम्परेरीली कर दिया वहाँ पे, चल ठीक है। परसिस्टेंट यानी कि कॉन्स्टेंट डिमांड इन फॉरेन मार्केट, तो इसलिए आप उनको कम प्राइजेस पे सेल कर रहे हो। रिवर्स यानी कि आप वहाँ पर ज़्यादा, फॉरेन में ज़्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को, पर डोमेस्टिक में कम में। ठीक है, अब आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या बताता है, आपकी सोशल कॉस्ट। डिमांड कर्व आपकी सोशल बेनिफिट को बताता है ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। डिमांड कर्व आपको बेनिफिट बताएगा, और एमसी क्या बताता है, सोशल कॉस्ट बताता है। फिर आता है आपके पास तो बेसिकली वैसे तो यही मेन चीज़ें थी इकोनॉमिक्स में जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड हम इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे थोड़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड। और इसके और भी पार्ट्स हैं जो अभी मैंने पहले अपलोड कर लिए हैं, तो उन सबको पहले देखो, और पूरा इकोनॉमिक्स आपका यहाँ पे कवर होता है। हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो सब वीडियोस। शॉर्ट्स वीडियो भी डली हुई हैं, 1-1 मिनट की वीडियो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड आपकी इकोनॉमिक्स यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।